स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया था। इस लेक्चर्स में आज हम लोग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके एप्लीकेशंस, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के एक छोटे से बेसिक डेफिनेशन को लिख लें, फिर फर्दर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हेडिंग लगा लें आप लोग, एज़ोट्रॉप्स और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इसका डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, मेरे साथ साथ डेफिनेशन आप नोट कर लें। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर और एज़ोट्रॉप्स ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि एज़ोट्रॉप्स आर mixture of two or more non-ideal solutions, which have same compositions or molar compositions in liquid and in their vapor phase, and boil at constant temperature, or fixed temperature। ये एक बेसिक छोटा डेफिनेशन है एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस और मिक्सचर के लिए। इसमें कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो आई है उसको क्वांटिफाई किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ही शो होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है उसमें यह है कि इसके जो मोलर कंसंट्रेशन होंगे वो सेम टू सेम होंगे लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज में, और ये कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर कंटेन करेगा। तो तीन बातें तो आपको इसके डेफिनेशन से ही आइडेंटिफाई हो जाती हैं। फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं अलग से लिख भी देता हूं ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर लें। फिर हम इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों क्राइटेरिया का क्या क्या सेंस डेवलप होता है। तो हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को नोट आउट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एज़ोट्रॉप्स, देखिए डेफिनेशन ही से कुछ बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात क्या है इसमें कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही शो होगा। इट मीन्स के ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट लिख लें स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट doesn't obey Raoult's law, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसलिए ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, दूसरा क्राइटेरिया इसी डेफिनेशन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इसके कंपोजिशन इन लिक्विड फेज बराबर होंगे कंपोजिशन इन वेपर फेज के। फिर एक एक पॉइंट को मैं अलग से समझाऊंगा आपको। तीसरा क्राइटेरिया इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर कंटेन करता है, पजेस कांस्टेंट और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं से एक और क्राइटेरिया आप देख लें, चूंकि इसके कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, अल्कोहल, इथेनॉल प्लस वाटर का इसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब इथेनॉल जो है ये वाटर के साथ आसानी के साथ मिक्सिबल होकर के एक कंपाउंड का एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको कंटेनर से हम ढक देते हैं और इमेजिन कीजिए कि इसको हीट किया जा रहा है।
जब इसको हीट किया जाएगा और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब इस तरह से निकाल के इसको एक सिस्टम से ऐसे कनेक्ट करते हैं सो दैट, ये आपने लैब में एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, और इधर एक सेटअप जो मौजूद है इस पर हम लोग इसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल जो है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 78.4 और 5 डिग्री सेल्सियस, 78.4, किसी किसी बुक में 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इन दोनों को मिक्स कर लिया है और हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम लोग सेपरेट करें, तो कैसे सेपरेट करेंगे? जब आप हीट कीजिएगा तो हीट करने के कारण सबसे पहला टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है इथेनॉल का है, ये 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है, मिनिमम है, कम है। तो कम होने की वजह से जब आप इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर रेज होते 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 50, 60, 70, 78, 78.4, यानी वो इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को पहले अचीव कर लेगा और इथेनॉल जो होगा वो बॉयल करने लगेगा, इथेनॉल का वेपर उठने लगेगा, इथेनॉल का वेपर बनने लगेगा, और वो वेपर इस डिलीवरी ट्यूब के रास्ते से, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए, इस डिलीवरी ट्यूब के रास्ते से इथेनॉल का वेपर आते आते इधर क्या होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा। तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, इधर हम लोगों को मिल जाएगा इथेनॉल। क्लियर है? वेरी सिंपल क्राइटेरिया। तो ये आपको इस कंटेनर में क्या मिल गया स्टूडेंट्स, इथेनॉल मिल गया। अभी हीट करते करते जब तक टेम्परेचर 100 तक नहीं पहुंचेगा वाटर का वेपर बनेगा नहीं। इस तरह से आप इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये जो सेपरेशन किया गया, इस सेपरेशन के मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होने के लिए कुछ शर्तें हैं। एक क्राइटेरिया ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस और 30 केल्विन के क्लोजर हो। 30 से ज़्यादा रहेगा तो सिंपल डिस्टिलेशन से भी उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात इम्पॉर्टेंट है वो इसके कंपोजिशन मिक्सचर की है। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई हो व्हेन द कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। यहाँ जो वेपर बन के जा रहा है इसके कंपोजिशन वेपर फेज, और ये तो आपका लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज। तो वेपर फेज के कंपोजिशन और लिक्विड फेज के कंपोजिशन में डिफरेंसेस होना चाहिए। मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो है वो 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है ये, और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्योंकि ये 0.6 है इसलिए कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। जब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो हीट करने के कारण इथेनॉल का वेपर ऊपर बनने लगा, और इथेनॉल का जो वेपर ऊपर बना, इथेनॉल का जो वेपर ऊपर बना, सपोज कर लीजिए कि इथेनॉल का वेपर ऊपर आया 0.2 मोल फ्रैक्शन में है। तो अब आप देख सकते हैं कि इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में था वो कितना, 0.6, और इथेनॉल का वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना, 0.2। तो कंपोजिशन इन वेपर फेज ऑफ इथेनॉल, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज ऑफ इथेनॉल सेम नहीं है। अगर ये कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम नहीं होगा देन वी विल अप्लाई द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब उन दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर के डिफरेंसेस क्लोज होते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में इसके जो कंपोजिशन है, इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो मिक्स करते 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 एक पार्टिकुलर कंपोजिशन को अचीव कर ले, और वो कंपोजिशन यहाँ देखिए इधर ये है 95% इथेनॉल हो जाए और 5% वाटर हो जाए। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लिया गया है, ऐसे बुक में आप देखेंगे तो ये 95.6% and then it will become 4.4%। तो अप्रॉक्सीमेशन का क्राइटेरिया लेकर के आपको बात बताई जा रही है। तो जैसे ही ये अपने इस कंपोजिशन को अचीव कर लेगा, जैसे आप 95% इथेनॉल सॉल्यूशन लेंगे तो आप देखेंगे कि अब इसको जब आप बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल करने में पहले इथेनॉल का वेपर जो उठ रहा था अब नहीं उठेगा। अब क्या होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, सेम टू सेम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इथेनॉल का कितना है,
इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अभी 78.4 डिग्री सेल्सियस था, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब ये दोनों इस कंपोजिशन को अचीव कर लेता है तो अब दोनों का वेपर साइमल्टेनियस उठने लगते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है और उसको हीट जब करेंगे तो दोनों के वेपर एक साथ ऊपर उठेंगे और वो टेम्परेचर हो जाता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंपोजिशन जो है, इस कंपोजिशन पर इथेनॉल और वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि इस कंपोजिशन पर उनके वेपर फेज के कंपोजिशन और लिक्विड फेज के कंपोजिशन सेम हो जाते हैं और वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पर बॉयल करने लगते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो अब यहाँ से एक और क्राइटेरिया समझिए कि अगर ये कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पर बॉयल करने लगे, यानी दोनों का वेपर एक साथ ऊपर जा रहा है, तो अब आप बतलाइए कि क्या इन दोनों के वेपर जो एक साथ ऊपर जा रहे हैं, पहले सिर्फ इथेनॉल जा रहा था, इथेनॉल प्लस वाटर है, तो इधर जब आप कलेक्ट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इथेनॉल और वाटर दोनों आने लगेगा। यानी एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन जब अचीव हो जाता है तो दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, इसी वजह से दोनों के वेपर भी सेम साथ साथ उठेंगे। यानी अब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट हम लोगों का इसमें क्या बन गया स्टूडेंट्स, इट इज नॉट सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज का बना वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया हम लोगों का, उसको भी नोट कर लें, ये आ गया हम लोगों के लिए, इट इज नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन मेथड से अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार अब इसके वेपर एक साथ उठने लगेंगे, कब, जब ये अपने आइसोट्रॉपिक कंपोजिशन को अचीव कर लेगा तब। तो वहाँ पास एक बात और होती है, एक क्राइटेरिया, एक पॉइंट वहाँ पास और होने वाला है। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया ये है कि इस कंपोजिशन पर, उस टेम्परेचर पर उसके जो ड्यू पॉइंट हैं और उसके जो बबल पॉइंट हैं वो सेम टू सेम हो जाते हैं। तो इसके ड्यू पॉइंट बराबर हो जाते हैं इसके बबल पॉइंट्स के। अब ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट क्या है, थोड़ी सी बात सुन लीजिए, ये सब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ड्यू पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ वेपर फॉर्म से अपने कंडेंसेशन के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को आ रही है, तो जिस टेम्परेचर पर वेपर लिक्विड स्टेट में कंडेंस फॉर्म में आता है उसे हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। और ये क्या है, ये जब कोई लिक्विड अपने इवापोरेशन के बाद वेपर फेज में जाता है तो जिस टेम्परेचर पर ये होगा उस टेम्परेचर के क्राइटेरिया को क्या कहते हैं, बबल पॉइंट कहते हैं। सो दिस इज द ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट इक्वल। कब ये इक्वल होगा? ओनली इन केस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट सेम टू सेम हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतलाई जा रही है, ध्यान से उसको समझें। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि अभी आपको क्या बतलाया गया, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज और कंपोजिशन इन वेपर फेज इक्वल हो जाएंगे। इसको ऐसे भी कहते हैं कि एजियोट्रॉप्स हैव फिक्स कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज, यानी उसके कंपोजिशन कांस्टेंट हो गए, उसके कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं, लिक्विड फेज में हो या वेपर फेज में हो। दूसरी बात, यहाँ आपने क्या देखा, इसके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गए, पजेस कांस्टेंट और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन है मेरा, उसको आप ज़रा सा इमेजिन कीजिए कि अगर इसके कंपोजिशन फिक्स हो गए और इसके बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो गए, तो अब आप ये बतलाइए कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी तो एक कंपाउंड की है। आपने पढ़ा है कि कंपाउंड के कंपोजिशन सेम होते हैं, कंपाउंड के कंपोजिशन फिक्स होते हैं और कंपाउंड कंटेन्स fixed boiling point. Then the question is that why azeotrophs are not considered as a compound? Just imagine the students कि आप ये बतलाइए कि एजियोट्रॉप को जबकि उसका कंपोजिशन फिक्स हो गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया, कंपाउंड क्यों नहीं कह दिया जाए? आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एजियोट्रॉप है, पुराने अर्लियर कंसेप्ट में, पुराने इसमें इसको माना जाता था, ऐसा लगता था कि ये एक कंपाउंड ही है, बट
इन 1911। थोड़ी सी बात आप जानकारी के लिए नोट कर लें या आप देख लें इसे। तो 1911 में मिस्टर जेड विलियम इन 1911 मिस्टर जेड विलियम ने सबसे पहले ये जो टर्म आप देख रहे हैं एजियोट्रॉप का, इस टर्म एजियोट्रॉप को क्वाइन किया। और इनके साथ मिस्टर रिचर्ड विलियम भी थे। तो जेड विलियम एंड रिचर्ड विलियम ने 1911 में सबसे पहले एजियोट्रॉप्स के वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। अब इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया तो थोड़ी सी बात और आपको बता दें कि ये वर्ड कैसे डेवलप हुआ। एजियोट्रॉप, इसको तोड़ते हैं एजियो और ये वर्ड है ट्रोपोक। ये दरअसल एक ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड में ये जो जियो का वर्ड आप देख रहे हैं, ग्रीक वर्ड में जियो का मतलब होता है बॉइलिंग या बॉइल। ट्रोपोक का मतलब होता है चेंजिंग और टर्निंग। और ए जो लगा दिया जाता है जब ग्रीक वर्ड में, तो आपको मालूम होगा कि ए नेगेशन के लिए लगाया जाता है, नॉट के लिए लगाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोटिक, तो आप देखते होंगे कि इसका अपोजिट कैसे बना दिया जाता है, ए लगा के बना दिया जाता है। एबायोटिक विच इज़ नॉट बायोटिक इज नोन एज एबायोटिक। तो ए का मतलब क्या होता है, नॉट। ए का मतलब नॉट। यहाँ भी ए का मतलब क्या हो गया, नॉट। यानी जो जियोट्रॉपिक नहीं है, तो इसका जब पूरा मीनिंग हम लिखेंगे तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा नॉट चेंजिंग या नॉट चेंज इन बॉइलिंग। यानी जो बॉयल करने पर अपने कंपोजिशन को चेंज ना करे उसे क्या कहेंगे, एजियोट्रोपिक कहेंगे। ये वर्ड एजियोट्रोपोक से आया था, ग्रीक वर्ड, जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर जेड विलियम एंड रिचर्ड विलियम ने एक्सप्लेन किया। अब उन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें पाई और ये साबित किया कि ये एक कंपाउंड नहीं है, उसमें उन लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया। तो वो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या थे उसको हम लोग ज़रा देखते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बात बता दी गई है, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्राइटेरिया मिस्टर जेड विलियम और रिचर्ड विलियम ने बतलाया, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन जो है वो प्रेशर का फंक्शन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो प्रेशर के अप्लाई करने से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो प्रेशर के अप्लाई करने से अपने कंपोजिशन में चेंजिंग ला देता है। यानी हम ये कह सकते हैं एजियोट्रॉप्स आर नॉट कंपाउंड्स। क्यों कंपाउंड्स नहीं है, ड्यू टू, क्यों, इसलिए कि पहला क्राइटेरिया, कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप्स आर affected by प्रेशर के अप्लाई करने से, प्रेशर को कम और ज़्यादा करने से इनका जो कंपोजिशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो अफेक्टेड हो जाता है, उसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं। जबकि आप जानते हैं कि कंपाउंड पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करें तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, फिर भी सेम टू सेम रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके ऊपर काफ़ी हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये था कैसा, ये था गैसियस, कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड में। फेस चेंज हुआ, लेकिन इसका कंपोजिशन यानी सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस कहते हैं, उसका कंपोजिशन वही CO2 का CO2 ही रहता है। 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद भी कंपाउंड का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। जबकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, प्रेशर अप्लाई करने से वैरी कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जो एजियोट्रॉप्स होते हैं उनके जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ एजियोट्रॉप्स
आर नॉट इन सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। इसके जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं उनका जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा है किसी भी कंपाउंड के बारे में, एज फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है H2O के बारे में, ये आपका 2, ये आपका 16, तो आप देखते हैं कि ये 1:8 वॉल्यूम के हिसाब से, जो कि एक फिक्स रेशियो में मौजूद होता है। लेकिन इसके जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, इसके मोलर कंसंट्रेशन एक फिक्स रेशियो में मौजूद नहीं होते हैं। तो फिक्स रेशियो में जो ये मौजूद नहीं होते हैं तो उसको समझने के लिए ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक एजियोट्रॉप है एसीटोनाइट्राइल और वाटर, तो ये 1 मोल है और एसीटोनाइट्राइल 9/4 मोल के फॉर्म में रहेगा तब होगा। तो ये सिंपल रेशियो के फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो दूसरी पहचान क्या है कि ये मोलर कंसंट्रेशन जो होंगे वो सिंपल रेशियो में मौजूद नहीं होंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में मौजूद होते हैं। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो बहुत यूनिक है वो ये कि आपने पढ़ा है कि जब कंस्टिट्यूएंट्स मिलाए जाते हैं कंपाउंड में तो एक ऐसा सब्सटेंस तैयार होता है जिसकी प्रॉपर्टी इंटायरली अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से अलग होती है। जैसे H2O में आप देख सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, जबकि एज ए होल जब ये बन के आया तो ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। फर्दर हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, ये जल सकता है या जलने में मदद करता है। जो चीज़ बन के आया लिक्विड वो जली हुई चीज़ को बुझा देता है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटायरली डिफरेंट। जबकि एजियोट्रॉप्स में जो चीज़ तैयार होकर आती है उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज रिटेन्ड रहती है। तो एक क्राइटेरिया और क्या हो गया इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट आर रिटेन्ड। एजियोट्रॉप्स में कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, वो इंटायरली चेंज होकर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से एजियोट्रॉप्स को कंपाउंड्स नहीं कहा गया। सिर्फ 1-2 पॉइंट कंपाउंड से मैच करने की वजह से आप इसे कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपके एजियोट्रॉप्स के बारे में। अब यहाँ एजियोट्रॉप्स के नेमिंग का जो क्राइटेरिया हमने बतलाया कि ये मिस्टर जेड विलियम ने जो बतलाया, तो यहाँ पे एक टर्म और आपको बता दें सो दैट कि आपको आसानी हो। जियोट्रॉपी, जियोट्रॉपी, जियोट्रॉपी। तो जियोट्रॉपी का भी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लें, इसको एप्लीकेशंस ऑफ एजियोट्रॉप्स में हम यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि जियोट्रॉपी क्या होता है। तो देखिए, कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, कम्बिनेशन ऑफ solvents or mixtures that do not form azeotrophs when mixed in any proportion, किसी भी प्रोपोर्शन में उसको मिलाया जा रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी पार्टिकुलर कंपोजिशन पर वो कांस्टेंट बॉइलिंग या लिक्विड फेज और उसके वेपर फेज का कंपोजिशन सेम मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन का मिक्सचर जिसमें किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाने पर वो कभी भी एजियोट्रॉपिक कंसंट्रेशन को, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन को अचीव नहीं कर सके, वैसे सॉल्यूशन को, वैसे कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट या मिक्सचर को क्या कहेंगे, जियोट्रॉपी कहेंगे। इसका भी एक एग्जांपल सिंपली आप नोट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड एंड वाटर। एसिटिक एसिड 118.1 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाता है, वाटर का आपको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस। बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बात बता दी जाए कि अभी आपको क्या बताया गया था कि एजियोट्रॉफ्स जो होते हैं उनमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता है। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया होता है ये कि ये जो है एसिटिक एसिड और वाटर का मिक्सचर, ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते हैं। डू नॉट सेपरेटेड, कांट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि इसको लोग ये समझने लगते हैं कि ये एजियोट्रॉप्स है, but it is not azeotrophs because the basic fundamental property of the azeotroph, that is the composition in vapor phase and the composition in liquid phase, can't be achieved, as well as it is not in a condition to show the azeotropic graphical representation। तो इसको सिर्फ ये सोच करके कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट ये भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी एजियोट्रॉप होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखें। एक नया टर्म है इसके लिए, जियोट्रॉपी। जियोट्रॉपिक मिक्सचर ये कहलाएगा। जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा उसे क्या कहेंगे? जियोट्रॉपी कहेंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे कि सिर्फ किसी एक प्रॉपर्टी को मैच करा के आप उसको उस कंपाउंड के साथ टैग अप नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को जो क्लासिफाई किया गया उसके लिए 3 क्राइटेरिया अप्लाई किया गया। एक नंबर का, यानी कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसमें मौजूद हैं। दूसरा मिसिबिलिटी का क्राइटेरिया, कौन किस पे मिसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीसरा क्राइटेरिया उसके बॉइलिंग पॉइंट का चेक किया गया। तो इस 3 क्राइटेरिया पर हम लोग भी इसको क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स, तो नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा क्राइटेरिया हम लोग क्या करने वाले हैं? दूसरा हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए फर्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के क्राइटेरिया में इसको 2 फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया है बाइनरी एजियोट्रॉप्स और दूसरा है टर्नरी एजियोट्रॉप्स। बाइनरी आप नाम से जान रहे हैं, फर्स्ट क्लास से हम लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है सॉल्यूशंस कंटेनिंग 2 components only, 1 solute and 1 solvent. Binary means 2 components, 1 solute and 1 solvent। बेसिकली आपको पढ़ना यही है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, इस कंपोजिशन पे ये एजियोट्रॉप हो जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने आपको बतलाया 78.2 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से 68% HNO3 एंड 32% वाटर, ये इस कंपोजिशन पर बाइनरी एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और टर्नरी क्या होता है? टर्नरी का मतलब होता है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स। तो टर्नरी का एक एग्जांपल नोट कर लें स्टूडेंट्स आप। वाटर 7%, इथेनॉल 17% एंड साइक्लोहेक्सेन 76%। इस कंपोजिशन पर ये एजियोट्रॉप्स बन जाते हैं टर्नरी, जिसमें 3 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? टर्नरी कहेंगे। लेकिन आजकल टर्नरी से फर्दर ज़्यादा यानी मोर देन 3 कंपोनेंट्स वाले एजियोट्रॉप्स भी खोजे जा चुके हैं, वो भी हो सकते हैं। तो टर्नरी में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक टिपिकल एग्जांपल इसका क्या है? H2O 7%, इथेनॉल 17%, साइक्लोहेक्सेन 76%। और इसका जो बॉइलिंग क्राइटेरिया है वो भी आप नोट ही कर लें। बॉइलिंग पॉइंट है 62.1 डिग्री सेल्सियस एजियोट्रॉप्स का, यानी इस टेम्परेचर पर ये तीनों वेपराइज होने लगेंगे, तीनों बॉयल करने लगेंगे। तो ये आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर बाइनरी हो गया और टर्नरी हो गया। हम लोगों को फर्दर जो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग वो सब बाइनरी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। मिसिबिलिटी में आइए, तो मिसिबिलिटी में भी 2 कैटेगरी है इसकी। एक को कहते हैं हम लोग होमोजीनियस, एक को क्या कहते हैं?
होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कई बार आप पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, होमोजीनियस का मतलब ऐसे कंपोनेंट जो आपस में ईजिली मिसिबल हो जाएं, ईजिली मिसिबल, जैसे इथेनॉल एंड वाटर वाला जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आता है, वो इसी कैटेगरी में आता है जो इधर आपको लिखा गया है। तो ये ईजिली मिसिबल हो जाते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? डू नॉट या डज नॉट मिसिबल, ईजिली, आसानी से ये मिसिबल नहीं होंगे। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं HNO3 एंड वाटर का, ये एग्जांपल हेट्रोजीनियस का है। HNO3 68% प्लस 32% H2O इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और आप इसमें नोट कर लें, क्लोरोफॉर्म 97% एंड 3% वाटर, ये भी इस कैटेगरी का एग्जांपल है, यानी हेट्रोजीनियस का। बेंजीन प्लस वाटर, बेंजीन 69.2% प्लस वाटर, परसेंटेज आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे 100 से। ये बॉयल कितना पे करता है? इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 82 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो गया। एंड नाउ वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एक और है, ये है बॉइलिंग पॉइंट के कैटेगरी पर। तो बॉइलिंग पॉइंट की कैटेगरी पर दो फॉर्म में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और दूसरे को कहते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसका एक और नाम है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है उसे हम लोग निगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉप भी बोलते हैं, और इसे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को निगेटिव डेविएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जानेंगे। देखिए, जो मिनिमम बॉइलिंग है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? कम हो गया है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर क्या होगा? जल्दी जल्दी बनेगा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए वो कैसा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से क्या हुआ है? बढ़ गया है, तो एक्सपेक्टेशन से जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है उसका वेपर कम बनेगा, ना के बराबर बनेगा। इसलिए हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, चूंकि वो कम बना, इसलिए उसे क्या कहेंगे? निगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ की कैटेगरी के हिसाब से। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें एक बात आप और आते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स फर्दर, बारी बारी से हम लोग ये जानने के लिए कि इनका सेपरेशन कैसे किया जाएगा, फिर इसके ग्राफ पर बात करते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है, सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स, सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स। अभी आपने क्या देखा था कि एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बिल्कुल सही है कि आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बात और बता रहा था कि कंपाउंड इसको क्यों नहीं कहा गया, तो उसमें हमने बताया कि जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर के अप्लाई करने से इसके कंपोजिशंस क्या होते हैं? चेंज करने लगते हैं। तो ये एक आधार बना, एक बेस बना कि चूंकि प्रेशर अप्लाई करने से इसके कंपोजिशन बदल जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। तो इसके लिए एक मेथड डेवलप किया गया और उस मेथड का नाम रखा गया प्रेशर स्विंग मेथड। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, आपको एक ग्लिम्स नाम बता दे रहे हैं, प्रेशर स्विंग मेथड। प्रेशर स्विंग मेथड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से उसके कंपोजिशन वैरी कर जाते हैं। फिर फर्दर उसमें हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उसको सेपरेट कर लिया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा मेथड है इसका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में होता है बाय एडिंग इंट्रेनर, एक सब्सटेंस है जो उसमें इंटर कराया जाता है, डाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इंट्रेनर कहते हैं।
अब ये इंट्रेनर उसमें क्या करता है, तो इंट्रेनर जैसे ही एजियोट्रॉप्स में जाता है उन दो कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करेगा या उसकी वोलेटिलिटी को चेंज कर देगा। तो बाय एडिंग इंट्रेनर ये क्या करता है, इट alters the volatility of one of the component, किसी एक की वोलेटिलिटी को बदल देता है, यानी उसके जो वेपर बनने का रेट है उसको या तो इंक्रीज कर देता है, दूसरे को डिक्रीज कर देता है, उसके साथ मिक्सअप होकर उसको अपने में एब्जॉर्ब करके उसको अपने में डिसॉल्व करके। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। तीसरा मेथड देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड को कहते हैं परवोरेशन मेथड। परवोरेशन मेथड, परवोरेशन मेथड क्या करता है, परवोरेशन मेथड में हम लोग बाय यूजिंग अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक स्पेशली डिज़ाइन मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, एक कंपोनेंट के लिए हाईली परमिएबल होता है और दूसरे के लिए नॉन परमिएबल होता है। परमिएबल मीन्स दैट कैन गिव परमिशन बाय यूजिंग अ मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल टू वन ऑफ द कंपोनेंट, परमिएबल टू वन ऑफ द कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के लिए परमिएबल होता है, उसको अलाउ कर देता है अपने से जाने के लिए और दूसरे को क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। तो इस तरह से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। एक क्राइटेरिया और देख लीजिए आप, फोर्थ पॉइंट, एक क्राइटेरिया और क्या है, बाई केमिकल एक्शन। इस केमिकल एक्शन का क्राइटेरिया दरअसल इसी का स्पेशल केस है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको समझिए। जैसे अभी आपको बताया गया था इथेनॉल 95% एंड वाटर 5%। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल एक्शन के तौर पर मिला देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एक ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जो इससे रिएक्ट करता है। तो ये एक प्रकार का इंट्रेनर भी हुआ, इसलिए वो उसका क्या है, स्पेशल केस है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए ध्यान दीजिए इधर, वाटर से रिएक्ट करता है और ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। अब ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस चूंकि इसने बना लिया, इसलिए अब आसानी के साथ इसको हम लोग डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करके सेपरेट कर सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द मेथड्स विच इज यूज्ड टू सेपरेट द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, लाइक प्रेशर स्विंग मेथड, प्रेशर अप्लाई करने से कंपोजिशन में वेरिएशन की वजह से, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन जिसमें आप एक इंट्रेनर डालेंगे, वो इंट्रेनर क्या करता है, उसकी वोलेटिलिटी को चेंज कर देता है, किसी एक को ज़्यादा वोलेटाइल यानी ज़्यादा आसानी से वेपर में कन्वर्ट होने लायक बना देता है, दूसरे को रोकता है। तीसरा मेथड क्या है, परवोरेशन मेथड। इसमें एक ऐसा मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है जो मेम्ब्रेन किसी एक कंपोनेंट के लिए परमिएबल है, दूसरे को प्रिवेंट कर देता है। और बाय केमिकल एक्शन मेथड, इसमें एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट से रिएक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब जल्दी से इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। एंड द फाइनल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेपर प्रेशर एंड द बॉइलिंग टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग लगा लें, एप्लीकेशंस ऑफ एजियोट्रॉप्स। ये होप सो इससे आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, होप सो आपने ले लिया होगा। एंड नाउ हेडिंग लगा लें आप, एप्लीकेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या किन किन चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करें स्टूडेंट्स इसके एप्लीकेशंस को कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। तो पहला एप्लीकेशन आप लिखें, इट इज़ यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफ डिटेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा आपने, एप्लीकेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स। क्या बताया स्टूडेंट्स आपको हमने, यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफ डिटेक्टर्स, यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफ डिटेक्टर्स, columns
detector columns used in gas chromatograph, detector columns of sample introduction system, sample introduction system। ये क्या होता है? बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, एक मेथड है क्रोमैटोग्राफी मेथड, जिसके बारे में हम लोग 11 में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कलरिंग चेंज करके, कलर मेथड के इसमें चेंजिंग ला करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कौन सा कंपोनेंट है और कितना कंपोनेंट मौजूद है। जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम, SIS, इस सिस्टम का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मेडिकल पर्पस में किया जाता है। जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है, या ब्लड के फ्लूइड्स या आपके बॉडी के किसी फ्लूइड को डिटेक्ट करने के लिए लिया जाता है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग एक प्रॉब्लम क्या होता है, सैंपल को जब रखा जाता है तो उस सैंपल के कंपोजिशन प्रेशर की वजह से या दूसरे क्राइटेरिया की वजह से उसके कंपोजिशन चेंज ना हो जाएं, तो उसके कंपोजिशन फिक्स रहें, क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं रख दिया जाता है, डाइल्यूटर में रखा जाता है। ब्लड को डायरेक्ट नहीं रख दिया जाएगा, बस ब्लड ही है, वो एक डाइल्यूटर में मौजूद होता है। तो कहीं डाइल्यूटर में मिलाने के कारण उसके कंपोजिशन चेंज ना कर जाएं, इसलिए कंपोजिशन को फिक्स बनाए रखने के लिए उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एजियोट्रॉप्स में, क्योंकि एजियोट्रॉप्स के कंपोजिशन फिक्स होते हैं, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन में चेंज कर दिया जाता है। तो दूसरा इसका एप्लीकेशन देखिए स्टूडेंट्स, यूज टू सेपरेट जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो भी मैं आपको बता रहा था, यूज्ड टू सेपरेट जियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बतलाया, एसिटिक एसिड एंड वाटर 118.1 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट ये नहीं होता है। हालांकि ये क्या है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसलिए जियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करने में इसको यूटिलाइज देते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है, ये एक जियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल है, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं होगा, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट होता है, एजियोट्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तीसरा क्राइटेरिया, तीसरा एप्लीकेशन इसका नोट करें स्टूडेंट, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, यूज्ड टू मिनिमाइज एरर्स। चूँकि सैम्पलिंग करने में कभी कभी कंपोजिशन में क्या आ जाता है, बहुत सारा एरर्स आ जाता है, तो उस एरर को कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का एरर ना आए, फिक्स कंपोजिशन एक्वायर हो जाए। तो यूज्ड टू मिनिमाइज एरर्स इन सैम्पलिंग, एरर्स ड्यू टू कंपोजिशन इन सैम्पलिंग। एक क्राइटेरिया और आप इसका नोट कर ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट एजियोट्रॉप्स है जिसे एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया आप जानते हैं कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसके कंपोजिशन वैरी कर जाएं, कोई चीज़ ज़्यादा और कोई चीज़ कम हो जाए, क्योंकि ये एक मिक्सचर के तौर पर होता है, ये मिक्सचर होता है डाई इथाइल ईथर 33% से नोट कर देते हैं, डाई इथाइल ईथर कितना परसेंट होता है इसमें, 33%, एंड हैलोथेन 66%, 1% डाइल्यूटर में मिलाकर उसको रख दिया जाता है। तो ये क्या है, इज used in anesthesia is an एजियोट्रॉप। इस कंपोजिशन पर वो एजियोट्रॉप हो जाता है। अगर उसको इस कंपोजिशन पे नहीं रखा जाए तो मे बी पॉसिबल कि उसके कंपोजिशन के वैरी होने की वजह से या तो वो बेहोशी की दवा का असर नहीं होगा, या इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मरीज़ को प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है, उसका डेथ हो सकता है। सो दैट उसके कंपोजिशन को फिक्स करने के लिए, यानी एनेस्थीसिया के फॉर्मेशन के लिए हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं एजियोट्रॉप्स के, जो डेली लाइफ पर्पस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स पर हम लोग बात करेंगे और जनरल क्राइटेरिया को जानने की कोशिश करेंगे। सबका ग्राफ उसी तरह से होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है।
बहुत ध्यान से देखिए आप इसको। फर्दर इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी एज़ोट्रॉप्स के और मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग के, उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चूँकि इसके एग्जाम्पल ये भी बचे हुए हैं, इसी क्राइटेरिया पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाना है, जिसके एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे, आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो ये एग्जाम्पल्स मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग के हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको बाइनरी सॉल्यूशंस के ही पढ़ने हैं। बाकी चीज़ें आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है। आप देख रहे हैं सामने में एग्जाम्पल मौजूद है आपके लिए, एक मिनिमम बॉइलिंग के लिए है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए है। सो स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके उस क्लासिफिकेशन की जो मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग है। देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप पहला क्राइटेरिया ये है, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, यानी सपोज कर लीजिए जैसे अभी आपको हमने एग्जांपल दिया था, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल 95% एंड वाटर 5%। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में जब होता है तो कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है, अभी नोट किया था हम लोगों ने 78.4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही इथेनॉल और वाटर इस कंपोजिशन को एक्वायर करेगा, जिसको हम लोग एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन जैसे एक्वायर करेगा, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस एजियोट्रॉप्स का, वो कितना हो जाएगा 78.2 डिग्री सेल्सियस। अब आप हमको ये बतलाइए कि जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या है, कम है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, ये राउल्ट्स लॉ के क्राइटेरिया में कौन शो करेंगे, ये वही शो करेंगे विच इज पॉजिटिवली डेविएटेड non-ideal solution show minimum boiling point azeotropic property। क्यों करेंगे, वेरी सिंपल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, कम हो गया, उसका वेपर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, जल्दी जल्दी बनने लगेगा। तो जब वो जल्दी जल्दी बनेगा तो वो पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था, नॉर्मल ग्राफ स्ट्रेट लाइन और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बनने लगा, इसलिए पॉजिटिवली डेविएटेड। सिंपल क्राइटेरिया। तो अब आते हैं हम लोग इस क्राइटेरिया को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ध्यान से देखिए आप, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा भी अगर आप ध्यान हटाएंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पहले आप देख लें इसे कि कैसे ड्रॉ किया जा रहा है। सपोज कर लीजिए बिल्कुल उसी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर एक्सिस, और इधर ले लेते हैं परसेंटेज बाई मास, यानी कि इधर हम कंसंट्रेशन या कंपोजिशन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्राइटेरिया में किसी भी एक तरफ किसी के भी कंसंट्रेशन को 0 लेंगे, फिर दूसरे को हम लोग सपोज करेंगे। तो सपोज कर लीजिए इस एक्सिस पे इधर 100% वाटर है, यानी सिर्फ प्योर वाटर ही वाटर है। क्या इधर प्योर वाटर ही वाटर है। तो दूसरा क्या है, इथेनॉल। तो अब आप बताइए स्टूडेंट्स, इथेनॉल कितना होगा, ऑब्वियसली 0%। प्योर जब वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एकदम ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान मत हटाइए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सपोज दैट कि हम यहाँ ले लेते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर TB, होप सो कि दिख रहा होगा, TB बॉइलिंग टेम्परेचर किसके लिए है, वाटर के लिए है। तो यहाँ चूँकि वाटर कम है इसलिए हम वाटर को कंपोनेंट 2 मान लेते हैं और इथेनॉल को कंपोनेंट 1 मान लेते हैं समझाने के पर्पज़ से। TB और प्योर के लिए नॉट लगाया जाता है, प्योर के लिए नॉट लगाया जाता है। तो ये वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। ये आपका जो एक्सिस है, दिस इज योर टेम्परेचर एक्सिस। इधर भी वही चीज़ है, ये भी आपका क्या है, टेम्परेचर एक्सिस है।
अब देखिए इधर वाटर 100% था, तो इधर आते आते वाटर क्या हो गया 0%, यानी जैसे मोल फ्रैक्शन में इधर ये 1 है तो इधर ये 0 है। यहाँ हम लोग इसको परसेंटेज बाई मास में रिप्रेजेंट किया है, तो वाटर हो गया आपका 0%, तो इथेनॉल कितना हुआ बताइए 100%, यानी इधर प्योर इथेनॉल है। तो प्योर इथेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में कितना है 78.4, जो कि 100 से क्या है कम है। जब वो 100 से कम है तो सपोज कर लीजिए कि उसको यहाँ ले लेते हैं, जस्ट एज इट इज़ यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए कितना है ये हो गया आपको 78.4 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर किसका है ये कंपोनेंट 1 का, इथेनॉल का। क्लियर है, यह है आपका टेम्परेचर एक्सिस। नाउ अब क्या हुआ, इन दोनों को आपने मिला के कितना चलाया टेम्परेचर 78.2, 78.4 और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, थोड़ा नीचे है, लेकिन समझाने के पर्पज से हम इसको क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बिलो दिखा देते हैं ताकि आपको साफ साफ नज़र आ जाए। सपोज कर लीजिए कि ये है वो टेम्परेचर, ग्रीन मार्क देखिए ध्यान से। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका कितना टेम्परेचर, यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका 78.2 डिग्री सेल्सियस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब क्या हुआ परसेंटेज पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको ग्राफ समझ में आने वाला नहीं है। अब देखिए 95% इथेनॉल है, इथेनॉल 95% है, यानी इधर 100% इथेनॉल है। यानी इस इथेनॉल को जब हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड जब बढ़ रहे हैं, यानी वाटर एक्सिस की तरफ जब आ रहे हैं, तो आप देखिए इधर 100% से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ ये आपका कितना हो गया 100% इथेनॉल से घटते 95% इथेनॉल। और यहाँ देखिए आप वाटर कितना है अप्रॉक्स 5%, 0% वाटर था, वाटर बढ़ते कितना हो गया 5% वाटर और इथेनॉल इमेजिन कर लीजिए कि 95%। यानी ये वो क्राइटेरिया है जहाँ पे 95%, होप सो के दिख रहा होगा, यहाँ पहले ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तब आपको दिखाते हैं। तो ये आपका टेम्परेचर पॉइंट और ये आपका कंपोजिशन पॉइंट। तो अब इसका एक पॉइंट अचीव कर लिया आपने, जैसे पॉइंट आपको अचीव हो गया अब आपको एक ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, जिसको हम अलग कलर से डिनोट कर देते हैं। दिस इज द रेड मार्क विच रिप्रेजेंट्स द एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर एंड द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। दिस इज रेड पॉइंट जो आप यहाँ पास देख रहे हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे कैसे उसको ध्यान दीजिए। ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये ग्राफ जैसे जैसे वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये मिनिमम बॉइलिंग का आप बना रहे हैं। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीजिंग एक्सिस पर आया। और कंसंट्रेशन के क्राइटेरिया में देखिए वाटर जो था इधर 100% था, तो वाटर का जैसे जैसे आप उधर बढ़ेंगे वाटर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वाटर का कंसंट्रेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन 5%। ये हो गया आपके लिक्विड फेज के लिए और ये हो गया आपके वेपर फेज के लिए। उसी तरह से इसके लिए ध्यान दीजिए, ये हो गया वेपर फेज के लिए और ये हो गया आपके लिक्विड फेज के लिए। होप सो कि आपको बात समझ आ रही होगी। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये है आपका वेपर कंपोजिशन। ये अपर जो ग्राफ देख रहे हैं ये क्या है वेपर कंपोजिशन। वेपर कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, वेपर कंपोजिशन का मतलब हो गया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू पॉइंट कर्व को, ड्यू पॉइंट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड कंपोजिशन को। लिक्विड कंपोजिशन को जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, वो होता है आपका बबल पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कर्व को। इस ग्राफ के अंदर में दोनों फेज है, लिक्विड प्लस वेपर। इस ग्राफ से बिलो जितना चीज़ है, जितनी सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा लिक्विड्स ओनली।
और ग्राफ के ऊपर जितना सब कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेपर्स ओनली। ये एक्सिस वही है जो टेम्परेचर एक्सिस है, ये है आपका कंपोजिशन या परसेंटेज बाय मास एक्सिस। फिर से अब आप समझें, यही आपका एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन हुआ, यही पास एजियोट्रॉप बनेगा। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और कंपोजिशन 95%, यहाँ पास क्या है, यहाँ पे है 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो क्राइटेरिया है इसमें दोनों कंस्टिट्यूएंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था उससे मिनिमम हो गया, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्राफ है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का या पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स का। वेरी सिंपल क्राइटेरिया। अब एक बात और समझ लीजिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब आपने ये जो समझा कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बॉयल कर जाएगा, ये तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा जनरलाइज जो बात बता रहे हैं उसको समझिए। इसका मतलब ये होता है कि ये वो टेम्परेचर है जो इन दोनों के कंपोजिशन को किसी भी रेशियो में मिलाने पर, किसी भी रेशियो में, चाहे 95% हो या 5% हो जो कि मिनिमम दिखा रहा है, इसके अनदर कोई भी रेशियो आप ले लीजिए मिक्सिंग का, अल्कोहल का यानी इथेनॉल का और वाटर का, उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उन सारे के सारे कंपोजिशन के मिक्सिंग के बॉइलिंग पॉइंट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है, यानी इट इज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखें आप। उसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का एक क्राइटेरिया आप देखिए, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के क्राइटेरिया में इसका भी एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के क्राइटेरिया का ग्राफ देखिए, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ के क्राइटेरिया में क्या होगा, तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा ये निगेटिवली डेविएटेड होगा। क्या होगा, ये निगेटिवली डेविएटेड होगा। अब ये जो निगेटिवली डेविएटेड का क्राइटेरिया है इसके कंपोजिशन में हम लोग चेक कर लेते हैं, तो इसका जो कंपोजिशन, इसका जो क्राइटेरिया है वो किस फॉर्म में आएगा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन के कंस्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, हाइयर है। तो उसको इमेजिन कर लीजिए आप, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। पहले इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, H2O 32%, HNO3 68%। तो HNO3 जो है इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो कितना है, अप्रॉक्स 86 डिग्री सेल्सियस। वाटर का तो आपको मालूम ही है 100 डिग्री सेल्सियस। और जब इन दोनों को मिक्सअप किया गया, इन दोनों को जब मिलाया गया, तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर अप्रॉक्स 120.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। तो अब देखिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक तरफ वही ले लीजिए आप, वाटर 100%, तो HNO3 कितना हो जाएगा आपको 0%। इधर ले लीजिए आप, H2O 0% हो जाएगा और HNO3 हो जाएगा आपका 100%। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। ये ले लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस। और HNO3 का कितना है 86। सपोज कर लीजिए ये है 86। फिर से देख लीजिए, ये सपोज कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस और ये सपोज कर लीजिए आपका है 86 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या है, परसेंटेज बाय मास। अब देखिए, अब इन दोनों की कंपोजिशन को मिलाना है। 68% HNO3 इधर 0 है, HNO3 इधर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते हाफ, मोर देन हाफ। जस्ट सपोज कर लीजिए कि ये हो गया आपका 68% HNO3 और वाटर कितना 32%। ये हो गया आपका कंसंट्रेशन का। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया बढ़ के 120.2, 100 से भी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आसानी के लिए इसको यहाँ ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग टेम्परेचर है प्योर फॉर्म में किसका, वाटर का। वाटर को यहाँ भी हम लोग कंपोनेंट 2 मान लीजिए, HNO3 को कंपोनेंट 1 मान लीजिए, मोर है। तो
तो ये वाटर के लिए 2। अब बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हुआ इसका, हाई हो गया। तो बॉइलिंग टेम्परेचर हाई हो गया तो 100 से हाई कितना तक जाना, 120। सपोज कर लीजिए दिस इज योर 120.2 डिग्री सेल्सियस। अब इस कंपोजिशन और इस टेम्परेचर पर आप दोनों के पॉइंट को मिलाने की कोशिश कीजिए। ये आपको एक पॉइंट अचीव हो गया। इस पॉइंट को रेड मार्क से डिनोट कर देते हैं आपके आसानी के लिए। दिस इज द एज़ोट्रॉपिक टेम्परेचर एंड एज़ोट्रॉपिक कंपोजिशन। ये आपको अचीव हो गया। अब 2 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, दोनों से इसको हम लोग मैच कराते हैं। देखिए किस तरह से ये प्रोसीड करेगा। ये आपका वाटर का केस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस किसका है, ये है आपका H2O के लिए। तो एक ग्राफ वेपर फेज के लिए, एक ग्राफ लिक्विड फेज के लिए। वेरी सिंपल क्राइटेरिया। उसी तरह से अब इधर देखिए, ये इधर आपका क्या है, HNO3 का है ये। तो एक ग्राफ लिक्विड फेज के लिए और एक ग्राफ वेपर फेज के लिए। ये हो गया आपका लिक्विड प्लस वेपर फेज, लिक्विड प्लस वेपर फेज, उसके अंदर में जो दोनों है। नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लिक्विड्स ओनली। ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेपर्स ओनली। बिल्कुल सिंपल है, एकदम ध्यान से देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग, वो इन दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर से क्या है, हायर हो गया। अब ये जो नीचे वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड कंपोजिशन है। चूंकि ये लिक्विड कंपोजिशन, तो लिक्विड कंपोजिशन किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए यहाँ बॉइलिंग कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया आपका बॉइलिंग कर्व पॉइंट, बॉइलिंग कर्व। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ड्यू कर्व पॉइंट को, ड्यू कर्व पॉइंट को। तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर से मिनिमम बॉइलिंग के लिए और मैक्सिमम बॉइलिंग के क्राइटेरिया के लिए। किसी का भी ग्राफ होगा, चाहे वो कोई भी एग्जांपल हो, जनरलाइज फॉर्म बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो मिनिमम बॉइलिंग होगा उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मिनिमम पे जाएगा। दोनों के ग्राफ को आप एक लिक्विड कंपोनेंट के लिए, एक वेपर कंपोनेंट के लिए मैच कराएंगे, लिक्विड कंपोनेंट के लिए, वेपर के लिए मिक्स मैच कराएंगे। अंदर में लिक्विड और वेपर दोनों को एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड प्लस वेपर को एग्जिस्ट करेगा। उसके ऊपर सारा लिक्विड, उसके ऊपर सारा वेपर, नीचे में सारा लिक्विड। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से क्राइटेरिया है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होंगे। एक चीज़ और जल्दी से आपको बतला दें, ये जो ग्राफ हमने बतलाया, ये आपको किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड। अब इसी से आप प्रेशर का क्राइटेरिया भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। वो भी थोड़ा सा है, जान लीजिए आप। देखिए जो टेम्परेचर का क्राइटेरिया है, जिसका टेम्परेचर मिनिमम होगा, एकदम ध्यान से बात को सुनिए, ध्यान दीजिए। जिसका टेम्परेचर मिनिमम होगा यानी मिनिमम बॉइलिंग होगा, वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव। यानी इसका वेपर जल्दी जल्दी बनेगा। यानी जो टेम्परेचर में मिनिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम होगा, वो प्रेशर में मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे दे दे वेपर प्रेशर एंड परसेंटेज बाई मास के क्राइटेरिया में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न होते हैं और वो इसी ग्राफ को सोचने लगते हैं कि अरे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया है, लेकिन उसने ग्राफ बना के किस पर दे दिया, टेम्परेचर एक्सिस पर नहीं दिया, ये आपको दे दिया उसने वेपर प्रेशर, प्रेशर से रिलेटेड क्राइटेरिया दे दिया। तब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरी सिंपल क्राइटेरिया। उसी चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी जो वेपर आपका बना वो नॉर्मल प्रेशर से कितना बन गया, ज़्यादा बन गया। तब उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान दीजिए। टेम्परेचर में मिनिमम, प्रेशर में मैक्सिमम, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं मैक्सिमम प्रेशर ग्राफ। होगा किसके लिए, उसी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। जो प्रेशर में मैक्सिमम है वही टेम्परेचर में मिनिमम है, बिल्कुल सेम चीज़। लेकिन यहाँ टेम्परेचर था, यहाँ प्रेशर एक्सिस है। अब आपका ग्राफिकल क्राइटेरिया कैसे होगा स्टूडेंट्स, उसको समझने की कोशिश कीजिए। परसेंटेज बाय मास आप कहीं भी लें, इधर लें इधर लें, वो डिपेंड करता है कि आप कंपोजिशन किसको कितना ले रहे हैं। वाटर का कंपोजिशन, अब देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका H2O, सपोज कर लीजिए कि इधर H2O आपका कितना है, H2O इस बार वही ले लीजिए 100%, और इथेनॉल आपका कितना था 0। इधर वाटर आपका क्या हो गया 0, और इथेनॉल आपका कितना हो गया इधर 100। कंपोजिशन कहाँ पे मैच कर रहा है, तो कंपोजिशन आप देख सकते हैं 95% इथेनॉल लेना है, तो इथेनॉल 95%
लगभग यहाँ मैच करेगा। वाटर 5% है, वाटर 0 से बढ़ते बढ़ते ज़रा सा 5%, तो ये आपका कंपोजिशन हो गया और ये आपका हो गया प्रेशर का क्राइटेरिया। अब चूंकि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर मैक्सिमम बनेगा नॉर्मल से, इसलिए अब आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए एक क्राइटेरिया जो आप चूज़ करेंगे वो यहाँ, दूसरा प्रेशर का क्राइटेरिया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इथेनॉल में और वाटर में ज़्यादा प्रेशर किसका ड्रॉ होता है, ज़्यादा प्रेशर किसका बनता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर जो है यहाँ देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाएगा और ये 78.4 पर, तो किसका प्रेशर ज़्यादा बनेगा, प्योर फॉर्म इथेनॉल का। तो इथेनॉल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और वाटर का प्रेशर कम रहेगा। तो वाटर का प्रेशर कम, इथेनॉल का प्रेशर ज़्यादा, और ये उन दोनों को मिलाने के बाद मैक्सिमम प्रेशर। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इस बार ग्राफ का नेचर होगा वही, सिर्फ आपको प्रेशर एक्सिस पे बदल दिया गया है। तो ये है आपका H2, दिस इज योर इथेनॉल। इथेनॉल का कंसंट्रेशन हम लोगों को कितना लेना है, ये है आपका वाटर का क्राइटेरिया। इधर आपका वाटर है, जैसे इधर लिया गया था आपका वाटर, इसी तरह से इधर है आपका इथेनॉल। इथेनॉल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो इथेनॉल के प्रेशर को ऊपर ज़रा सा ले लेंगे, और वाटर का प्रेशर चूँकि कम बनेगा इसलिए वाटर को नीचे ले लेंगे। अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ग्राफ का नेचर सेम टू सेम एज इट इज़, बट ऑन प्रेशर एक्सिस। ये हुआ आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रेशर एक्सिस, ये प्रेशर है, याद रहे, ऊपर हो गया, कैसे हो गया, ये प्रेशर है, यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एजियोट्रॉप। और इस बार जब प्रेशर एक्सिस में ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ और क्या चेंज होगी, ऊपर में यहाँ क्या देख रहे थे, वेपर्स ओनली था, यहाँ ऊपर में सिर्फ होगा लिक्विड्स ओनली, इधर होगा वेपर्स ओनली। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, वेपर प्रेशर एक्सिस में ऊपर में लिक्विड्स ओनली, नीचे में वेपर्स ओनली। नीचे तो बता चुके हैं इसमें लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर। तो अगर प्रेशर एक्सिस पर ग्राफ रहेगा तो जस्ट टेम्परेचर एक्सिस का क्या होता है, अपोजिट। आप इमेजिन कीजिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको पलट के ऐसे ऊपर चेंज कर दिया गया, देखिए ऐसे करके ऊपर ले जाइए, देखिए तो वही बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है। इमेजिन कीजिए, इसको पकड़ा और इसको अपोजिट कर लिया, बिल्कुल वही ग्राफ आ जाएगा। तो ये इसी का वेपर प्रेशर के रिलेटेड ग्राफ है। अब इसका अगर वेपर प्रेशर के रिलेटेड ग्राफ होगा तो वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, उसको भी देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम। इधर हो जाएगा परसेंटेज बाय मास, इधर आपका क्या वेपर प्रेशर। अब चूंकि ये आपका क्या है, निगेटिवली डेविएटेड है, इसलिए प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। तो प्रेशर के कम बनने का मतलब क्या हो गया वो भी आप देख लीजिए, यानी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इस तरह से होने वाला है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होने वाला है, बिल्कुल इस तरह से। एक का वेपर ये हो गया आपके, दूसरे का वेपर। सपोज कर लीजिए कि आप देखिए यहाँ 86 डिग्री सेल्सियस पर HNO3 वेपराइज करेगा और वाटर 100 पर करता है, तो किसका वेपर ज़्यादा होगा, HNO3 का वेपर जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ HNO3, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ H2O। अब जब दोनों को मिलाया गया तो मिलाने के बाद जो मिक्सिंग हुआ उसका परसेंटेज कितना है, 68% HNO3 है। तो ये है आपका 68% HNO3 एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, ये है। और उसमें कितना परसेंट वाटर मिला, 32% वाटर मिलाया गया। तो जैसे आप में इस कंपोजिशन को अचीव किया, एजियोट्रॉप बन गया, इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। दोनों के वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर, जस्ट इसी ग्राफ का अपोजिट। आप इमेजिन कीजिए, इसको ऐसे कर दिया गया अपोजिट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड परसेंटेज कंपोजिशन, प्रेशर एंड परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। होप सो कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ आइडियल एंड आइडियल के न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। टिल देन, गुड बाय।